गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक 12th का चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने बात की क्रोमोसोम, जीन, एलील, ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उनके मॉलिक्यूलर बेसिस की। भाई इनहेरिटेंस तो हम सबने पढ़ रखा है, क्या होता है कि कुछ मेंडल ने बोला था कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, लेकिन उनको जीन की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, हमें जीन की नॉलेज भी हो गई, हमने सिर्फ सुन रखा था जीन, डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस पर कि जो जीन है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, ये बेसिकली है क्या, आरएनए है, ये होते क्या है, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, हम सब वो देखने वाले हैं। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर देखने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले अब हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। इसमें सबसे पहली जो टर्म हम पढ़ते हैं वो है न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पर देखेंगे जो न्यूक्लिक एसिड है, सबसे पहली बात तो यह है कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की। अगर कोई आपसे ऐसा पूछ ले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की, तो न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट है हमारे पास वो हैं एफ मिशर साहब। एफ मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की। किसमें की सर? इसको किया गया था पस सेल्स में। पस सेल्स क्या होता है? जैसे जो पिंपल्स होते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाती है कई बार, तो इनमें जो भी पीला पीला सा येलो कलर का मवाद सा निकलता है उसको मैं बोलता हूं पस। तो पस सेल्स के अंदर सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे हमारे पास वो थे एफ मिशर साहब। तो एफ मिशर साहब ने नहीं बोला कि ये न्यूक्लिक एसिड है। एफ मिशर साहब ने इसको तो बोल दिया था, एफ मिशर साहब ने इसको बोला था, इसके लिए एक टर्म दी थी जिसको हम बोल देंगे न्यूक्लिन। क्या बोल देंगे? न्यूक्लिन। ठीक है ना। फिर बात आती है कि भाई टर्म न्यूक्लिक एसिड कौन दिया? टर्म न्यूक्लिक एसिड देने वाले साइंटिस्ट कौन है? तो वो हमारे पास अल्टमैन। कौन है? अल्टमैन। तो टर्म न्यूक्लिक एसिड पूछे तो आप क्लियर कट बोल देना कि न्यूक्लिक एसिड टर्म देने वाले साइंटिस्ट जो है हमारे पास वो अल्टमैन है। और अगर न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन बोलने वाले साइंटिस्ट कौन है तो आप कह देना एफ मिशर साहब। ठीक है ना। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पहले तो ये बताओ। तो ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड अपने आप में कुछ नहीं है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? कुछ नहीं होता है। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि एग्जांपल्स ले लूंगा मैं, आरएनए ये भी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए ये भी न्यूक्लिक एसिड है। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए है ये एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड है? हाँ, न्यूक्लिक एसिड है। बेसिकली जो डीएनए हो या फिर आरएनए हो ये क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब हमें एक शब्द और मिल गया यहां पर कि क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली का मतलब हम सब समझते हैं, चेन भी समझते हैं, लॉन्ग होगी। एक शब्द यहां पर और आया है न्यूक्लियोटाइड। क्या आ गया है? न्यूक्लियोटाइड। तो अब देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। भाई बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर एक चेन बनाई होगी जिसको मैं बोल रहा हूं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, आओ देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन सी? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो मैं लिख दूंगा यहां पर न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चों नाइट्रोजनस बेस और क्या बताया मैंने? शुगर। शुगर में भी कौन सी शुगर? तो वो होती है पेंटोज शुगर। कौन सी हो जाएगी? पेंटोज शुगर होती है। और क्या बताया मैंने? फॉस्फेट ये फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में होगा। ठीक है ना। तो कोई बोले न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो ये 3 कंपोनेंट से बेसिकली मिलकर बना है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। आसान है ना। अब देखो एक टर्म आपको और मिलेगी, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है न्यूक्लियोसाइड?
तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? कुछ नहीं, फॉस्फेट को हटा दीजिए आप, तो ये न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है सर, हमें समझ आ गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कुछ नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो लंबी सी चेन बनी हुई है उसी को मैंने बोल दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हमें यह भी समझ आ गया है क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। हमने देखा जो न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है ना। आओ अब यहाँ पर कुछ टर्म और नई मिल गई है हमको। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए था, सर नाइट्रोजनस बेस क्या है, शुगर कैसी है, फॉस्फेट कैसे हैं। आओ अब हम इनकी बात करने वाले हैं। बेसिकली देखिए हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस भी हमारे पास 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? पहला प्यूरीन एंड दूसरा प्रिमिडीन। अब ध्यान से देखो, जो प्यूरीन होती है ये 2 टाइप की होती है। जो प्यूरीन है वो 2 टाइप की है हमारे पास, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरीन कितने टाइप की? 2, एडेनिन एंड ग्वानिन। और प्रिमिडीन होती है हमारे पास 3 टाइप की, जिसको मैं बोलता हूं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। ठीक है ना। तो साइटोसिन को रिप्रेजेंट जब भी किया जाएगा सी, यू और थाइमीन को टी से, ऐसे ही एडेनिन को ए, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने यहां पर क्या देखा कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो बेसिकली होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से? एक प्यूरीन और दूसरे प्रिमिडीन। तो यहां पर जो प्यूरीन है एडेनिन, ग्वानिन, और प्रिमिडीन है ये साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। यहां पर मैं और बात करना चाहूंगा, तो बेटा जो प्यूरीन होती है ये होती है डबल रिंग स्ट्रक्चर। कैसी होती है? डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरीन हो गई हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर। सर प्रिमिडीन के बारे में, जो प्रिमिडीन्स होती हैं ये है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। कैसी हैं? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना। चलिए याद करने के लिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं भाई, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं कई बार क्या होगा, ये सारे नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज सिंगल स्टैंडर्ड, विच इज डबल स्टैंडर्ड, या फिर विच इज प्यूरीन एंड विच इज प्रिमिडीन। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इन सबको हम एक ट्रिक में समेट लेते हैं। कैसे? जैसे हमें प्यूरीन याद करनी है तो मैं ऐसे बता देता हूं कि भाई प्यूरीन क्या होती है? एजी। क्या होती है? एजी। तो याद करो, जब आपके घर में कहने वाली आ जाए एजीओजी, जब आपके घर में कहने वाली आ जाए एजीओजी, एजीओजी कहने वाली आ गई तो आप सिंगल हो या डबल? आप डबल हो गए ना। सिंगल हो या डबल? डबल हो गए। ऐसे ही प्रिमिडीन। प्रिमिडीन शब्द का मतलब निकालना, प्रिम मतलब प्रेम किया है। किससे किया है? डाइन से किया है। प्रेम किया है वो भी डाइन से किया है। तो बेटा आपका CUT कटना तय है। अगर डाइन से प्रेम करोगे तो कटना तय है। अगर आपका कट गया, आप सिंगल हो या डबल, दैट इज सिंगल। तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। प्यूरीन एजी, एजीओजी कहने वाली आ गई, डबल हो गए। डबल हो गए तो रिश्ता आपका कैसा है? प्योर है। तो ध्यान रखना, डाइन से प्रेम करोगे आपका कटेगा, कटेगा तो आप कैसे हो गए? सिंगल हो गए। आओ इनकी स्ट्रक्चर्स बना रखी हैं यहां पर नीचे मैंने। ये एडेनिन, ग्वानिन, ये स्ट्रक्चर आपको एज इट इज याद रखनी है। इस चैप्टर में तो इनकी स्ट्रक्चर्स नहीं दे रखी हैं एनसीईआरटी में, लेकिन 11th के बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर्स में इनकी स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एडेनिन देखो आप, ग्वानिन देखो, ये दोनों की दोनों कैसी हैं? दोनों की दोनों डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं। अब यहाँ पर नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5। सर ये क्यों की गई है? इनका क्या काम है? देखो बच्चे, जब यहां पर जब हमारी इस नाइट्रोजनस बेस से शुगर ऐड होगी तो एक फिक्स नंबर है। कैसे याद रखेंगे? देखो प्यूरीन के पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है, प्यूरीन के पास डबल है, डबल है तो इसमें क्या आ रहा है? 9 आ सकता है। क्या आ सकता है? 9। तो ध्यान रखना, प्यूरीन में जब भी शुगर जुड़ेगी तो नाइट्रोजनस बेस के 9th पोजीशन से जुड़ेगी और शुगर की
1 पोजीशन से जुड़ेगी, मतलब मैं 1,9 या 9,1 कुछ भी बोल सकता हूं। कहने का मतलब प्यूरीन से जब भी शुगर ऐड होगी, जो भी बॉन्ड बनाएगी वो 9th वाले नाइट्रोजन से बनाएगी। और यहाँ पर क्या है, प्रिमिडीन। प्रिमिडीन मैंने बोला कैसी रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल। और ये जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, आप बताओ इसमें जो शुगर जुड़ेगी वो हमारी जुड़ेगी 1,1, मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन से नाइट्रोजन फर्स्ट वाला। तो ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर हो गई, यूरेसिल हो गई और ये थाइमीन हो गई। जब आप यूरेसिल की स्ट्रक्चर देखोगे तो ध्यान से देखो, यूरेसिल की स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया है जिसका नाम है मिथाइल। इसीलिए हम थाइमीन को बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या बोल देंगे, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्यों बोला, क्योंकि यूरेसिल के जैसी ही दिख रही है, सिर्फ 5 पोजीशन पर क्या लगी हुई है, मिथाइल ग्रुप। तो यहां से हम, ये भी एक रीजन जाता है डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि भाई डीएनए के अंदर यूरेसिल की जगह जो थाइमीन होती है, ये डीएनए को प्रोवाइड करवाती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या प्रोवाइड करवाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक लाइन और ध्यान रख लेंगे, चाहे हमारा डीएनए हो चाहे हमारा आरएनए हो, ये दोनों के दोनों होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखा है मैक्रोमोलिक्यूल्स, नॉट माइक्रो। शब्दों पर ध्यान देंगे, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट बात एक ये भी थी कि जब इसमें शुगर जुड़ेगी तो 1,9 से जुड़ेगी, 1 शुगर की पोजीशन, 9 नाइट्रोजनस बेस की पोजीशन। और पिरिमिडीन में जब शुगर जुड़ेगी तो ये 1,1 से जुड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट बात होती है, बोलो ठीक है ना। फिर इंट्रोडक्शन समझ में आया, वेरी गुड। आगे देखेंगे। तो अभी हमने पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड के बारे में, और हमने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किन किन चीजों से मिलकर बने हैं भाई। नाइट्रोजनस बेस जो कि 2 तरह के थे, प्यूरीन और पिरिमिडीन, हमने देख लिया है। और फिर मैंने बताया आपको शुगर भी 2 तरह की देख ली हमने, एक राइबोज शुगर और दूसरी क्या थी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो उन शुगर के बारे में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर बोले तो यहाँ पर 5 कार्बन वाली शुगर, कौन सी बच्चों, 5 कार्बन वाली शुगर। तो जो 5 कार्बन वाली शुगर है वो 2 तरह की है हमारे पास, एक राइबोज शुगर और दूसरी डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास राइबोज शुगर है ये पाई जाती है आरएनए में, आरएनए के अंदर, और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये पाई जाती है डीएनए के अंदर। तभी तो डीएनए का क्या नाम पड़ा था, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है ना। साथ ही आपको बताया होगा या फिर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कि यहाँ पर राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजनेटेड ग्रुप एक्स्ट्रा है। और आप सब जानते हो कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ग्रुप एक्स्ट्रा होता है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजनेटेड ग्रुप ज्यादा है, इसीलिए राइबोज शुगर की जो रिएक्टिविटी है वो यहाँ पर क्या है, ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा। और रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी। मतलब राइबोज शुगर की अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब जो आरएनए है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी स्टेबिलिटी कम होने की रीजन यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ग्रुप ही है, कोई दूसरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डीएनए में हम देखते हैं सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजनेटेड ग्रुप नहीं है, यहां पर है हाइड्रोजन ओनली। तो इसकी कंपैरेटिवली जो रिएक्टिविटी है वो होती है कम, और जिसकी रिएक्टिविटी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। तो न्यूक्लियोटाइड की हमने यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर देख ली है। हमने सबसे पहले बात की थी नाइट्रोजनस बेस की, देन यहाँ पर पेंटोज शुगर जो कि 2 टाइप की थी, डीएनए में कौन सी है और आरएनए में कौन सी है, ये हमने दोनों तरह की बात यहाँ पर कर ली है। आइए एक बचता है हमारे पास फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड। जो डीएनए के अंदर फॉस्फोरस पाई जाती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, वो पाई जाती है
3PO4 या फिर आपको लिखा मिल सकता है कहीं पर PO4 -3। ठीक है ना। तो देखो जो हमारे पास फॉस्फेट है या फिर फॉस्फोरिक एसिड है, इसकी मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करना चाहूं तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, P डबल बॉन्ड O H OH और OH। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखने वाली है कि ड्यू टू फॉस्फोरस, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा डीएनए है, जो हमारा आरएनए है, डीएनए और आरएनए, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ड्यू टू फॉस्फेट हमारे डीएनए एंड आरएनए होते हैं एसिडिक नेचर के। क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के। जब भी हम डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर क्या बात करते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो एसिड शब्द आता है वो हमारा फास्फोरस की वजह से आता है। और आप सबने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ रखा होगा, बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारा जो डीएनए है एंड आरएनए है, इन पर होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब यह है नेगेटिवली चार्ज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो आपको इंपॉर्टेंट बात बस यही है यहाँ पर कि फास्फोरस की वजह से अगर कोई रीजन पूछ ले कि भाई डीएनए और आरएनए हमारे नेगेटिवली चार्ज क्यों हैं, तो उसका एक ही आंसर आपको लगाना है, फास्फोरिक एसिड की वजह से होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हमारी न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है और उसको एक साथ देख लेते हैं कैसे दिखती है। ये है एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड की कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर आपको नाइट्रोजनस बेस बना रखा है और शुगर भी रिप्रेजेंट की है और साथ में फास्फोरस भी है। क्या है बच्चे? फास्फोरस भी है। अब जो यहां पर नाइट्रोजनस बेस है, ये आप बताओ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है या डबल रिंग स्ट्रक्चर? और डबल रिंग स्ट्रक्चर है मतलब कौन सी है? प्यूरीन। क्या है? प्यूरीन है। और प्यूरीन यहाँ पर जो शुगर है, क्या आप शुगर देख के बता सकते हो कौन सी है? यस सर, क्यों नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। शुगर यहाँ पर हमारे पास है डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी शुगर है ये? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये हमारे पास यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये हो गया इधर नाइट्रोजनस बेस। और कौन सा नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास? प्यूरीन है। ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया फॉस्फेट। क्या हो गया? फॉस्फेट। क्या हो गया? फॉस्फेट। तो ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर आपके सामने है। और आप सबको पता है कि हम लोग यहां पर अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को इंक्लूड करते हैं तो मैं यहां पर इसको बोल सकता हूं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोसाइड। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड अगर मैं इसको इंक्लूड कर लूं फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड को, मैं इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोल दूंगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोटाइड। याद करो जब मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तब वहां पर सबसे पहले आपको क्या बताया था? न्यूक्लिक एसिड। और फिर न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था कि ये कुछ नहीं होते, डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए आरएनए किन चीजों से मिलकर बने थे? वो थे नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो ये उनकी कंप्लीट स्ट्रक्चर्स हैं। कहने का मतलब ये बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर हमने देख लिया है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है ना। ये इसकी बेसिक यूनिट कह सकते हैं हम लोग। जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड को मैं बोल सकता हूं यहां पर ये बेसिक यूनिट्स हैं। क्या है इसकी? बेसिक यूनिट्स हैं। और याद करो जब मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था नाइट्रोजनस बेस की, तो मैंने याद करवाने के लिए क्या बोला था कि जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सी थी? पिरिमिडीन। और जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सी थी? प्यूरीन। तो मैंने बोला जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें ही 9th कार्बन आएगा, मतलब 9th पोजीशन आएगी। तो ध्यान रखना अगर प्यूरीन से पूछा जाए प्यूरीन का इस शुगर के साथ कैसे बॉन्डिंग होती है, तो शुगर का फर्स्ट कार्बन विद 9th नाइट्रोजन ऑफ इस नाइट्रोजनस बेस के, मतलब प्यूरीन में जो बॉन्ड बनेगा वो 1 to 9 बनेगा
और पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर थी। तो याद रखने के लिए भाई, जब रिंग ही सिंगल है तो वहां पर 9th पोजीशन आ ही नहीं सकती। तो यहां पर पिरिमिडीन में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 1 to 1। क्या बनेगा? 1 to 1। तो ये हमारे पास हो गई है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? चलो अब यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हम कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड है, मान लो हमारे पास ये शुगर हो गई, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया और ये फास्फोरस हो गया। मैंने क्या बोला था कि जो इनके बीच बॉन्ड बन रहा है, जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच बॉन्ड है, इसको मैंने बोला था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोला था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और फास्फोरस और शुगर के बीच जो बॉन्ड है इसको मैंने बोला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोला बच्चों? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये है एक न्यूक्लियोटाइड। और यहां क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर मैंने क्या बताया था कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्ड होगा तो मैं उसको बोलूंगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और अगर विद इन अ न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड है शुगर और फॉस्फेट के बीच में तो मैं इसको बोल दूंगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। आप लोग समझने के लिए इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये मैंने बना दिया है न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। यहां पर बनाए हैं मैंने 5 न्यूक्लियोटाइड। मैंने क्या बोला? विद इन न्यूक्लियोटाइड जब बात करोगे तो ये हो जाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जब बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड बात करोगे तो इस बॉन्ड को मैं नाम दूंगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलूंगा बच्चे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड है ये हो गया हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हो गया हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकालने का तरीका देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तरीका। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकालने का जो तरीका है, देखो बच्चे यहां पर लिखा हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम निकाल सकते हैं n-1। यहां पर n क्या है? n है यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो यहां पर न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 1 2 3 4 5। मैंने बोला अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है या फिर डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है n-1। क्या है बच्चों? n-1। अब देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं? एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ। मतलब टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। मतलब 5 न्यूक्लियोटाइड के बीच कितने बॉन्ड हैं? 4। ठीक है ना? ये तो एक स्ट्रैंड हो गया। यहां पर लिखा हुआ है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या मतलब है? यहां पर डबल स्ट्रैंडेड सेम इस तरह की एक स्ट्रैंड और होगी। तो बताओ, एक स्ट्रैंड से -1 तो 2 स्ट्रैंड से कितना हो जाएगा? -2। ठीक है ना? अब यहां पर लिखा हुआ कि अगर आपको दे दिया जाए सर्कुलर डीएनए, क्या दे दिया जाए? सर्कुलर डीएनए। तो सर्कुलर डीएनए में हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? अब इसको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेम लिख सकता हूं। 5 न्यूक्लियोटाइड हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 न्यूक्लियोटाइड हैं और अगर है सर्कुलर, अब इसके बीच देखो कितने बॉन्ड आएंगे? 1 2 3 4 5। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब अगर सर्कुलर डीएनए दिखाई दे रहा है और हमें नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट करने हैं या फिर काउंट करने हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कहने का मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही क्या होंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या होंगे? फॉस्फोडाइएस्टर
बॉन्ड। ठीक है ना, ये क्लियर है? वेरी गुड। आगे देखो इसमें, अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर लिखा हुआ है नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या लिखा हुआ है? नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड का एक रूल यहां पर लिखा हुआ है कि अगर प्यूरीन है, अरे प्यूरीन याद है ना, प्यूरीन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि प्यूरीन होती है एजी, कौन कौन सी होगी? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन कौन कौन सी होगी? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। कट, याद आया? अब देखो यहां पर बड़ी आसान है नेमिंग। अगर प्यूरीन है, क्या है? प्यूरीन, और प्यूरीन क्या है? नाइट्रोजनस बेस। और अगर इस नाइट्रोजनस बेस में मैं जोड़ देता हूं शुगर को, तो प्यूरीन टाइप की है तो उसके पीछे लगा देना आप साइन। और अगर नाइट्रोजनस बेस पिरिमिडीन टाइप का है तो उसके पीछे लगा देना डाइन। याद करो, प्रेम किया था, काट के चली गई थी, यहां पर मैंने क्या बोला था? डाइन। तो इसके नाम के पीछे भी आप लोग क्या लगा सकते हैं? डाइन लगा सकते हैं। ठीक है ना? जब हम फास्फोरस को ऐड करेंगे मतलब न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड के पीछे आपको सिंपल लगा देना है आइलिक एसिड। क्या लगा देंगे? आइलिक एसिड। आओ देख लेते हैं एक एक करके। तो नेमिंग तो हम देखने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो नेमिंग देखेंगे वो देख लेते हैं इन आरएनए। किसमें देख लेते हैं? इन आरएनए। चलिए, नाइट्रोजनस बेस में लिख लूं पहले, ये यहां पर लिख लेता हूं मैं नाइट्रोजनस बेस, और यहां पर मैं लिख लेता हूं नाइट्रोजनस बेस में क्या आ जाएगी? शुगर। और यहां पर मैं लिख लूंगा नाइट्रोजनस बेस शुगर प्लस फॉस्फेट। कहने का मतलब हम आरएनए में ये देखेंगे कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड एग्जिस्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा आसान लगेगा। ये है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। ये हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना? और ये तो हमें दिख ही रहा है, नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। साथ ही याद करो, हमने आपको बताया था कि जो एजी कट करके याद करवाया था, वहां पर हमने आपको बताया आरएनए में क्या नहीं होगी? थाइमीन नहीं होगी। तो मैं यहां पर भी थाइमीन की बात अभी नहीं कर सकता। सुनो, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर एडेनिन। एडेनिन। दूसरा क्या हो सकता है बच्चे? ग्वानिन। क्या होगा? ग्वानिन। तीसरा साइटोसिन। बोलो थाइमीन होगी क्या? बिल्कुल नहीं। थाइमीन की जगह पर यहां पर होती है यूरेसिल। क्या होती है? यूरेसिल। अब देखो, एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन। अरे मैंने बोला नहीं था, एजी क्या है? प्योर है। तो इनके पीछे आपको क्या लगाना है? साइन लगाना है। क्या लगाएंगे? साइन। सर तो इसका क्या नाम हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इसके पीछे साइन लगा देना है, एडिनोसाइन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चे? एडिनोसाइन। और ग्वानिन क्या है? ग्वानिन भी हमारे पास प्यूरिन है, तो ग्वानिन का नाम हो जाएगा ग्वानोसाइन। क्या हो जाएगा बच्चे? ग्वानोसाइन। अब देखो, साइटोसिन और यूरेसिल, ये दोनों क्या है? पिरिमिडीन टाइप की है, नाइट्रोजनस बेस। पिरिमिडीन के पीछे क्या लगाओगे? डाइन। सिंपल सी बात है। तो यहां पर साइटोसाइन, याद रखना ये पूछा जाता है, साइन पहले से ही लगा हुआ है, तो इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस है और कौन सा न्यूक्लियोसाइड है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर कि साइन लगा हुआ है तो न्यूक्लियोसाइड होगा, ऐसा नहीं है। हम साइटोसिन में साइन नहीं लगाते हैं, क्या लगाएंगे? डाइन। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे साइटिडाइन। और यूरेसिल क्या? यूरिडाइन। यूरिडाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिडाइन। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में मैंने क्या बोला? हमको अगर फास्फोरस ऐड करनी है, सिंपल सा पीछे इसके चिपका दो आइलिक एसिड। क्या चिपका दोगे बच्चे? आइलिक एसिड। ठीक है ना? अब देखो, एडिनोसाइन के पीछे आइलिक एसिड लगाना है, तो मैं इसका नाम लिख दूंगा एडिनो, सिंपल सी बात लिख देंगे एडिनाइलिक एसिड। सीधे लिख दो इसको, एडिनाइलिक एसिड। ये हो गया आपके पास एडिनाइलिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा ग्वानाइलिक एसिड।
गुआनाइलिक एसिड, ठीक है ना। और ये हो जाएगा साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, और इसका नाम सिंपल सा यूरिडाइलिक एसिड। आसान है ना। सिर्फ आपको इसमें दो बातें याद रखनी है कि अगर प्यूरिन है तो पीछे मैं साइन चिपका दूंगा, और पिरिमिडीन है तो डाइन चिपका दूंगा, और अगर एसिड बना रहे हैं हम, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, तो मैं क्या लगा दूंगा, आइलिक एसिड। सिंपल सी बात है। ये हमने किस में देख लिया, आरएनए में। डीएनए का भी सेम है, डीएनए का भी सेम है। यहां पर एक पेज ऐड कर लेते हैं, नेमिंग इन डीएनए। हम यहां पर देख लेते हैं नेमिंग इन डीएनए। जल्दी से बोलो फटाफट। मैं नेमिंग इन डीएनए के लिए, नेमिंग इन डीएनए के लिए यहां पर सबसे पहले सेम चीज लिख दूंगा, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे, और अगर मैं नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा हमारे पास। और अगर नाइट्रोजनस बेस शुगर प्लस फॉस्फेट तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे। बोलो ठीक है ना, बोलो ठीक है। चलो यहां पर देखेंगे नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस सेम मैंने बोला डीएनए के अंदर होगा एडेनिन, डीएनए के अंदर होगा गुआनिन, डीएनए के अंदर होगा साइटोसिन। मैंने आरएनए के केस में क्या लिखा था, यूरेसिल, लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं आता है सर, तो क्या आता होगा, डीएनए में आता है थाइमिडीन, थाइमीन, क्या आता है, थाइमीन, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसमें शुगर ऐड कर देता हूं, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, सिंपल सा नाम हो जाएगा। देखो शुगर कौन सी थी डीएनए में, याद करो, शुगर का नाम बताया था डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो वहां पर मैंने क्या बोला था, एडेनोसाइन हो गया था। यहां पर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसाइन। डीऑक्सी शब्द का मतलब ये है कि यहां पर जो शुगर ऐड की गई है वो कौन सी वाली है, डीऑक्सीराइबो शुगर। चलो देखो आगे, एडेनिन का नाम हो जाएगा यहां पर डीऑक्सी एडिनोसाइन। साइन क्यों लगाया, प्यूरिन है, इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी गुआनोसाइन हो जाएगा। और यहां पर इसका क्या नाम हो जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडाइन लगाऊंगा मैं। डाइन क्यों लगाऊंगा, पिरिमिडीन है। यहां पर इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन, ठीक है ना, थाइमिडीन हो गया। अब इसके न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, मतलब एसिड्स क्या होंगे, सिंपल सा नाम है, एसिड लगा लो पीछे, आइलिक एसिड लगा के, तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, ठीक है ना। इसका क्या नाम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। और ये हो जाएगा आपके पास डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो ये हो गई हमारे पास नेमिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए, क्लियर है ना। तो यहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड। आपको बहकाने के लिए ऐसे लिख देंगे कि डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड फाउंड इन डीएनए आरएनए बोथ नोटा, तो आप इसमें लगा देना नोटा, क्योंकि डीऑक्सी मैंने क्या बोला, यूरिडीन या फिर यूरेसिल जो आपके पास है वो डीएनए में पाई ही नहीं जाती है, तो
डीऑक्सीयूरिडाइलिक एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, संभाल लोगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डीएनए की, जो कि हमारा है मेन जेनेटिक मटेरियल। हमने देख लिया न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इनकी नेमिंग्स क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम करेंगे अपना जो मेन जेनेटिक मटेरियल है जिसका नाम है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। भाई एक तारा है कि ये न्यूक्लिक एसिड थे ना, तो इसीलिए नाम है न्यूक्लिक एसिड। एसिड शब्द फास्फोरस की वजह से आया है, और डीऑक्सी शब्द डीएनए में किसकी वजह से आया है, जो इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर हुआ करती थी। इतना सब कुछ क्लियर होगा, बोलो ठीक है ना। आओ डीएनए की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए हमारा होता है एसिडिक सब्सटेंस एंड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। और याद करो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे डीएनए हैं, आरएनए हैं, ये एक तरह के होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या है बच्चे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो आपको इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट दिखाई देता है कि डीएनए एंड आरएनए आर एसिडिक मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, मे बी मैक्रो, मे बी माइक्रो, तो इस तरह के स्टेटमेंट संभाल लेना। जो हमारा डीएनए है मैक्रोमोलिक्यूल्स है, एसिडिक है, निगेटिवली चार्ज है। एसिडिटी डीएनए के अंदर और निगेटिव चार्ज डीएनए के अंदर आपको भी पता है किसकी वजह से आया था, हमारा फॉस्फोरस की वजह से आया था, या मैं कहता हूं फॉस्फेट की वजह से आया था। बोलो ठीक है ना। आगे देखेंगे जो डीएनए टर्म, डीएनए का नामकरण करने के लिए जो हमारे पास साइंटिस्ट आए वो थे जकैरिस। का नाम था बच्चे जकैरिस। और जो शुगर होती है इसके अंदर वो सबको पता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, लेकिन इसके अंदर यूरेसिल देखने को नहीं मिलती है। बोलो ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डीएनए की स्ट्रक्चर किसने दी, ऐसा पूछ लिया जाए तो आप कह देना विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, दो साइंटिस्ट। ध्यान रखना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पूछे देन आपको आंसर टिक करना है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन वाला। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो आप लगा देना वॉटसन एंड क्रिक। ध्यान रखना जो सबसे मोस्ट फेमस मॉडल है वो वॉटसन एंड क्रिक वाला ही है। संभाल लोगे ना। कब दिया था सर, 1953 में। याद करो न्यूक्लिक एसिड की खोज कब हुई थी, 1869, ये लिखा हुआ है 1869। और जो इसका डबल हेलिक्स मॉडल आया वो कब आया, 1962। कब आया बेटा, सॉरी 1953, इतने लंबे समय बाद। हाँ सर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, इसकी स्ट्रक्चर्स बहुत लंबे समय तक हम नहीं देख पाए ड्यू टू सम टेक्निकल लिमिटेशंस। सर ये टेक्निकल लिमिटेशंस का यहाँ पर क्या मतलब है, टेक्निकल लिमिटेशन का ये मतलब है कि उस टाइम पर इतने ज्यादा वेल डेवलप माइक्रोस्कोप्स वगैरह नहीं रहे होंगे, इतने अच्छे केमिकल्स वगैरह हम नहीं जानते होंगे जिनसे स्टैंड करके हम इनको देख पाए। बोलो ठीक है ना। आगे देखेंगे वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस, इन तीनों साइंटिस्ट को मिला था नोबेल प्राइज 1962 में। इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब यहां पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं वॉटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसको देखने वाले हैं। आओ मैं वॉटसन एंड क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा और आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, ये वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल है। याद रहे जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने बोला कि जो हमारा डीएनए है, जो हमारा डीएनए है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो हमारा जो डीएनए है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड। साथ में डबल स्ट्रैंडेड समझ रहे हो ना, एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। साथ में इन्होंने बोला कि ये है हमारे पास, ये होता है एंटी पैरेलल। क्या होता है, एंटी पैरेलल।
सर एंटी पैरेलल का यहाँ पर क्या मतलब है? एंटी पैरेलल का मतलब ये है, अगर एक स्ट्रैंड को मैं 3 प्राइम से लोकेट करता हूं तो इसी सेम चेन के दूसरे स्ट्रैंड को 5 प्राइम से, और अगर इसको 5 प्राइम तो इसको मैं बोल दूंगा 3 प्राइम से एंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। याद करो मैंने बोला कि हम जेनेटिक मटेरियल की अपनी यहाँ पर बेसिक यूनिट्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं। मैंने बोला इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो मैंने क्या बोला, जो बेसिक यूनिट थी हमारी डीएनए की वो न्यूक्लियोटाइड था। इसका मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड 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 इस तरह से चीजें होंगी। तो मैं इन चेन्स को बोल सकता हूं दीज चेन्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दीज चेन्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बोलो ठीक है ना। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। कैसे हैं बच्चे? एंटी पैरेलल। वेरी गुड। आगे ध्यान से देखेंगे और क्या बताया गया कि मैंने बोला इनमें जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चे? न्यूक्लियोटाइड। क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, तभी मैंने इन पूरी की पूरी चेन्स को बोला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखो बच्चे, मैंने क्या बोला, आपको इसकी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हमेशा जब जब एडेनिन को जुड़ना होगा तो वो थाइमीन के साथ ही आएगा। ध्यान रखना, आलू के साथ हमेशा टमाटर ही होते हैं। ओके, और यहाँ पर सी जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ ग्वानिन। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि एडेनिन और थाइमीन के बीच होता है डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन सर ये बॉन्ड कौन से हैं? ये बेटा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो ठीक है ना। मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बता सकता हूं, अगर यहाँ पर एडेनिन है तो ये बच्चे थाइमीन होगा, और आपको पता है एडेनिन और थाइमीन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैंने इसको ग्वानिन बोल दिया, इसको साइटोसिन बोल दिया, तो इसके बीच कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे। कितने बेटा? ट्रिपल। अब देखो यहां पर मान लो मैंने थाइमीन को रिप्रेजेंट कर दिया तो इधर एडेनिन होगा। कहने का मतलब ऑलवेज एडेनिन के सामने थाइमीन, या फिर मैं बोल दूं थाइमीन के सामने हमेशा एडेनिन ही आएगा। इंपॉर्टेंट बात एक और है, हमेशा प्यूरिन के सामने प्रिमिडीन ही आएगा, और प्यूरिन के सामने प्रिमिडीन आने के कारण जो हमारा डीएनए है इसका जो डायमीटर है वो रहता है एग्जैक्टली सेम 20 एंगस्ट्रॉम। कितना रहता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रहे, हमारा डीएनए ऐसे नहीं लिपटा हुआ है, हमारा डीएनए कैसा है? एक दूसरी जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं पैरेलल है, बस ट्विस्टेड फॉर्म में है। क्या है बच्चे? ट्विस्टेड फॉर्म में है। जैसे हमारी जो पैडी नहीं होती, जीना समझते हो, तो वो इक्वल डिस्टेंस पर रहती है, ठीक उसी तरह से होता है यहाँ पर। फिर 20 एंगस्ट्रॉम थ्रू आउट इट्स लेंथ, इसका डायमीटर फिक्स है 20 एंगस्ट्रॉम का। ध्यान रखना, ये क्या है बच्चे? इसका डायामीटर। साथ ही आपको याद रखना है, इनको मैं बोल देता हूं बेस पेयर। क्या बोल दूंगा? बेस पेयर। तो ध्यान रखना, दो न्यूक्लियोटाइड्स या फिर मैं बोल दूं बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कई बार आपको नैनोमीटर की फॉर्म में लिखा दिख जाएगा, तो बच्चों नैनोमीटर की फॉर्म में क्या होता है? 0.34 नैनोमीटर। अब देखो एक हेलिक्स का क्या मतलब है? एक हेलिक्स का मतलब है 360 डिग्री का रोटेशन। तो 360 का रोटेशन कैसे करोगे? जैसे मान लो ये हाथ इधर की तरफ है, ये घूम के फिर से आपकी तरफ को आ जाए, ये 360 हो गया। देखो यहां से ये चेन चली है, यहां तक आ गई। मान लो मैंने मान लिया यहां तक एक हेलिक्स हो रहा है, ठीक है ना। इधर देखेंगे, यहां तक मैंने बोल दिया ये है अपने पास एक हेलिक्स। क्या है बच्चे? एक हेलिक्स। कॉमन सेंस के विषय पर बताओ, जब अगर मैं आपसे कह दूं कि दो बेस पेयर्स के बीच में जो हमारे पास रोटेशन है वो 36 डिग्री का है। कितना बेटा? 36 डिग्री का। तो एक हेलिक्स में होते हैं 10 बेस पेयर। बोलो बच्चे कितने होते हैं? 10 बेस पेयर। अगर एक बेस पेयर के बीच की रोटेशन 36, तो 10 बेस पेयर के बीच में जो रोटेशन आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 360 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर नेक्स्ट हम इसके बारे में बोलते हैं, ये जो हमारा डीएनए है ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। फॉलो करता है बेटा किसको? डबल हेलिक्स मॉडल, कॉम्प्लीमेंट्री।
सर कॉम्प्लीमेंट्री का यहाँ पर क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट्री का यहाँ पर क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपली मीन यहाँ पर ये है कि ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू pyrimidine, ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू pyrimidine। ध्यान रखना, हमने आपको बताया है ये जो डीएनए का डायामीटर है, ये जो डीएनए का डायामीटर है, यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का जो डायामीटर है यहाँ पर क्या होता है कि मैंने आपको बताया प्यूरिन अपोजिट टू pyrimidine आती है, सिर्फ इसी वजह से जो इसका डायमीटर है वो रहता है थ्रू आउट द लेंथ फिक्स। सर कैसे? जैसे मान लो ये डायमीटर है हमारे डीएनए का, क्या है बच्चे? डायमीटर है हमारे डीएनए का। मान लो इधर प्यूरिन है और प्यूरिन को मैंने क्या बोला, ये होती है डबल रिंग स्ट्रक्चर, मान लो ऐसी होती होगी, और इधर क्या है बेटा? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इस बार इधर डबल रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी, इस बार इधर डबल रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी, है ना, और इधर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो यही वजह है कि वो मेंटेन रह पाता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि pyrimidine के सामने pyrimidine, प्यूरिन के सामने प्यूरिन आ जाए। कहने का मतलब सिंगल रिंग स्ट्रक्चर सिंगल के सामने नहीं आ सकता, डबल रिंग स्ट्रक्चर डबल के सामने नहीं आ सकता। अगर डबल के सामने आता तो कहीं पर डायमीटर ज्यादा और कहीं पर डायमीटर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो हम इस तरह की बात आपसे नहीं कर पाते कि जो डीएनए का डायमीटर है इसका थ्रू आउट द लेंथ रहता है सेम, थ्रू आउट द लेंथ रहता है सेम। बोलो ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको हटा दें, बहुत बढ़िया। सर और क्या कहता है हमारा डबल हेलिक्स मॉडल? डबल हेलिक्स मॉडल हमारा कहता है कि बेटा इनके बीच में जो स्टेबिलिटी है, आपको एनसीईआरटी में इस तरह की लाइन देखने को मिल जाएगी कि वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्टैक्स ओवर अदर इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर। बोलो ठीक है ना? तो इसी वजह से जो हमारा डीएनए है सेम डायमीटर का रहता है थ्रू आउट इट्स लेंथ। बोलो संभाल लोगे क्या? तो बेटा ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, बाकी डीएनए की स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। आगे देखेंगे, यहां पर है चारगाफ रूल। क्या है बच्चे? चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या कहता है यहाँ पर? चारगाफ रूल यही बताने आया है जो भी हमने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू चारगाफ, ये क्या कहते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल ये कहता है कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ध्यान रखना चारगाफ साहब ने जो रूल दिया है ओनली फॉर, मैं लिख सकता हूं यहां पर ओनली वैलिड फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके लिए बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इन्होंने बोला कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर टोटल प्यूरिन, किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल pyrimidine, टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल pyrimidine। सर क्या मतलब है? इन्होंने बोला कि टोटल प्यूरिन कौन सी थी? A प्लस जी, और pyrimidine क्या थी बच्चे? साइटोसिन प्लस गुआनोसिन। यूरेसिल क्यों नहीं लिखा बेटा? यूरेसिल हम नहीं लिख सकते, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? डीएनए की बात कर रहे हैं। बोलो ठीक है ना? हम यहाँ पर डीएनए की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि A प्लस जी अपॉन के सी प्लस जी इज इक्वल टू 1? हाँ बिल्कुल बता सकता हूं। तो इन्होंने बोला किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितनी प्यूरिन होती है उतनी ही क्या होती है बच्चे? pyrimidine होती है। क्या होती है बच्चे? pyrimidine होती है। संभाल लोगे ना? कहने का मतलब कि जो भी हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसमें जितनी एडेनिन होगी उतनी ही थाइमीन होगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, A अपॉन टी क्या हो जाएगा यहाँ पर? A अपॉन टी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 लिख सकता हूं मैं। ऐसे ही जितनी ग्वानिन होगी उतनी ही साइटोसिन होगी। ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी दिखा रहे हैं। कितनी? तो G/C इज इक्वल टू, इसको भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 1 से। क्या कर सकता हूं बेटा? 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि बेटा जो चारगाफ रूल है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सर क्या मतलब है इस लाइन का? देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने बोला कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। इस पर ये रूल वैलिड नहीं होगा। मान लो यहाँ पर एडेनिन है, फिर से एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, एडेनिन हो सकता है। यहाँ पर एडेनिन बराबर थाइमिन कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, अभी हमने पीछे देखा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये कैसे हैं बेटा? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही यही बताया कि ऑलवेज एडेनिन आएगी थाइमिन के सामने और ग्वानिन आएगी साइटोसिन के सामने। तो ध्यान रखना, ये वाला जो रूल है 4 गाफ का, ये एप्लीकेबल नहीं है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बोलो ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, पढ़ो। इन एनिमल, यहां पर कोई भी एनिमल का नाम हो सकता है। इन एनिमल डीएनए विच इज अ डबल स्टैंडर्ड, इन्होंने खुद ही हमें बता दिया है कि जो एनिमल का डीएनए है बच्चे वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना? और बताया गया है 17% बेसिस वर शोन टू बी साइटोसिन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है 17% बच्चे क्या दे रखा है? साइटोसिन। क्या दे रखा है बेटा? साइटोसिन। वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेसिस इन दिस डीएनए विल बी। देखो बेटा, अगर हमें पता है किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ध्यान रखना ये वाला जो रूल है 4 गाफ का, हम सिर्फ और सिर्फ कहां लगा सकते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर लगा सकते हैं। तो देखो, अगर 17% साइटोसिन है, क्या बच्चे? माइक बंद हो जाता है। अगर यहाँ पर 17% साइटोसिन है, तो आपको पता है कि जितनी साइटोसिन होगी किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, उतनी ही क्या होगी? ग्वानिन होगी। क्योंकि हम जानते हैं साइटोसिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू ग्वानिन, मतलब पिरिमिडीन कम्स अपोजिट टू प्यूरिन, ऐसे बोल सकते हैं। तो बताओ हमें पता क्या है? यहां से हमें पता ये है, ये सोल्यूशन है आपके पास, ये तो आपके पास क्या है बच्चे? गिवन है, दे रखा है। तो 17% साइटोसिन है, हमें ये पता है जितनी साइटोसिन होगी उतनी ग्वानोसिन होगी। तो ग्वानोसिन भी कितनी होगी? 70। परसेंटेज क्या होती है बेटा? 100 में से निकालते हैं। ये दोनों की दोनों क्या हो गई? मिला जोड़ दो इसको, 34। ये कितना बच जाएगा? 66 बच जाएगा। तो आपको पता है अदर 2 टाइप के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको मैं क्या बोलता हूं? एडेनिन एंड थाइमिन। और आपको पता है जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा? थाइमिन। तो 66 को इन दोनों में डिवाइड कर देंगे हम, 33 इसका आ जाएगा, 33 इसका, मतलब एडेनिन क्या हो गया हमारे पास? 33% और थाइमिन भी क्या आ जाएगा? 33%। ध्यान से देखो, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। सेकेंड ऑप्शन, ग्वानिन 70%, कैसे पता लगा? साइटोसिन दे रखा इसलिए पता लगा। बचा हुआ 66, इन दोनों में इक्वली हम डिवाइड कर देंगे। सर इक्वली क्यों डिवाइड किया? अरे भाई एडेनिन के सामने हमेशा क्या देखने को मिलेगा? थाइमिन देखने को मिलेगा। बोलो ठीक है ना? एक क्वेश्चन और है, इसका जवाब दो सभी लोग। इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 20% थाइमिन, 20% थाइमिन इज प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। बताओ फटाफट आंसर क्या जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। यहां पर सर लिखा हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए यहां पर 4 गाफ का रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो 4 गाफ का रूल एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसको बोल सकता हूं कांट प्रिडिक्ट। हम नहीं बता सकते भाई, हम नहीं बता सकते, कांट प्रिडिक्ट। ठीक है ना बच्चों? समझ लोगे इसको? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ 4 गाफ रूल। बोलो ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसके बाद बेस रेशियो। क्या है बच्चे? बेस रेशियो। बेस रेशियो क्या होता है? देखो बच्चे, बेस रेशियो में मैंने आपको बताया कि ऑलवेज एडेनिन कम्स अपोजिट टू थाइमिन। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि एडेनिन और थाइमिन, या फिर अपॉन में कर सकता हूं ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट।
सर ये कांस्टेंट रहेगा, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? कांस्टेंट किसके लिए रहेगा? फॉर अ गिवन स्पीसीज, फॉर अ गिवन स्पीसीज। मैंने बोल दिया कि ह्यूमन का एडेनिन प्लस थायमिन जी प्लस सी, एडेनिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन ये इतना है, तो वो पूरी ह्यूमन स्पीसीज के लिए, थ्रू आउट द ह्यूमन स्पीसीज के लिए क्या रहेगा बच्चे? कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखना जो बेस रेशियो होता है ये होता है बच्चे कांस्टेंट, लेकिन किसके लिए? फॉर अ गिवन स्पीसीज। कांस्टेंट का मतलब ये यहां पर नहीं निकाला जाए कि सारी स्पीसीज के लिए सेम होगा बच्चे, ऐसा नहीं है। गिवन स्पीसीज, जो भी हम स्पीसीज की बात कर रहे होंगे सिर्फ उसी के लिए बात चल रही होगी, ठीक है ना? सबकी हम यहां पर बात नहीं करेंगे। सर इसको और हम कैसे कर सकते हैं? सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो बेस रेशियो है गिवन स्पीसीज के लिए रहता है कांस्टेंट। क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। सर मतलब बेस रेशियो होता है स्पीसीज स्पेसिफिक। हाँ बेटा, स्पीसीज स्पेसिफिक, हर स्पीसीज का यहाँ पर जो बेस रेशियो है बेटा वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो संभाल लेना बेटा, नॉर्मल सी बात है जो हमको पहले से ही पता है, जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन और जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा बेटा यहाँ पर? साइटोसिन होगा। बोलो ठीक है ना? संभाल लोगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पर जो हमारा डीएनए है भाई, पहले ही सुनो, अगर यूकैरियोटिक डीएनए है, क्या है बच्चे? यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए में हमें पता है कि बेटा एडेनिन प्लस थायमिन ज्यादा होता है देन ग्वानिन प्लस साइटोसिन से। क्या मतलब है सर इसका? भाई जो यूकैरियोटिक डीएनए है जिनके पास न्यूक्लियस है उनके पास एडेनिन थायमिन का कंपोजिशन ज्यादा होगा। सर समझ नहीं आ रहा। ये देखो बेटा, ये मान लो डीएनए है, ये मैंने डीएनए रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब एडेनिन थायमिन वाले जो बेस पेयर हैं वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ग्वानिन और साइटोसिन वाले। वो ये कहना चाह रहे हैं सर प्रोकैरियोट की भी कोई बात है? हाँ क्यों नहीं है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, तो मैं लिख दूंगा प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है बेटा उसमें हम देखते हैं कि एडेनिन प्लस थायमिन कम होता है, ग्वानिन प्लस इसकी साउंड चली गई थी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? मैंने आपको बताया था, अब पता नहीं आवाज कहां से गई थी, कोई नहीं। यहाँ पर बोला था डीएनए, वो भी कौन सा बेटा? डबल स्टैंडर्ड। तो हमें पता है क्वेश्चन में दे रखा है 17% साइटोसिन, जो कि पता था जितना साइटोसिन है उतना ही क्या होता है बच्चे? ग्वानोसिन होता है। और 100 में से 34 ये वाला घटा देंगे, आएगा 66 इनमें डिवाइड कर देंगे, एडेनिन और थायमिन में इक्वली डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है ना? आवाज चली गई थी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमने आपको बताया था बेस रेशियो। बेस रेशियो में क्या बताया? एडेनिन प्लस थायमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन। ये किसी भी स्पीशीज के लिए होता है कांस्टेंट। क्या होता है बेटा?
कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। और जो बेस रेशियो होता है इसको मैं कह सकता हूं स्पीसीज स्पेसिफिक। किसी एक स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक है, मैंने बोल दिया किसी एक्स स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के लिए बेस रेशियो है एक्स, तो उस पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज में जितने भी मेंबर हैं सबका बेस रेशियो कितना होगा, एक्स ही होगा। ओके, यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या डिफरेंस है? यूकैरियोटिक डीएनए में एडेनिन थाइमिन की कंपोजिशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्वानिन और साइटोसिन। जैसे इस तरह से मान लो ये यूकैरियोट का डीएनए है, यूकैरियोट में बेटा इनकी कंपोजिशन ज्यादा होगी, किसकी, एटी, एडेनिन थाइमिन इस तरह के बेस पेयर से ज्यादा होंगे, ग्वानिन साइटोसिन के कंपैरेटिवली कम होंगे। इसीलिए मैं यूकैरियोट के केस में बोल देता हूं इसको एटी रिच डीएनए। क्या बोल दूंगा बच्चे, एटी रिच डीएनए। और प्रोकैरियोटिक डीएनए को मैं बोल देता हूं जीसी रिच डीएनए। क्या बोलूंगा बेटा, जीसी रिच डीएनए। ये दोनों बातें अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में काम आएंगी, सुनते रहना, ध्यान देंगे। अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब क्या मतलब है सर इसका, बेटा टेम्परेचर होता है लगभग 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको एक डाटा देखने को मिले तो आप नेचर हो जाता है। तो बेस रेशियो आपका क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है बच्चे डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है ना, डीनेचुरेशन का क्या मतलब होता है सर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर जो डबल स्टैंडर्ड के बीच बॉन्ड रहते थे, बॉन्ड बोलो बच्चे कौन से थे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन से थे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये टूटने लग जाते हैं। सर फुल्ली कितनी देर में टूट जाएंगे, लगभग आपको देना पड़ेगा 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। फिर भी कोई एग्जैक्ट पूछ ले तो आप कह देना 94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ता है, किसके लिए, डीनेचुरेशन के लिए। याद करो आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रखा होगा, वहां पर डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन में हम वहां पर कितना टेम्परेचर दे रहे थे, 94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे थे। अरे बोलो ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर मैं टेम्परेचर देता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे डीनेचुरेशन, और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला अलग हो गया और 3 टू 5 वाला भी इधर अलग पड़ा हुआ है। बोलो ठीक है। लेकिन डीएनए की एक प्रॉपर्टी है, अगर आपने टेम्परेचर दिया ये सेपरेट हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। अगर आप फर्दर
इनका टेम्परेचर कम करते हो, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इनके बीच। इसी प्रोसेस को हमने नाम दे दिया है रीनेचुरेशन। क्या नाम दिया है बच्चे? रीनेचुरेशन। एक छोटी सी बात और है यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए, या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं टीएम। सर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए का यहाँ पर क्या मतलब है? बेटा ऐसा टेम्परेचर जहां पर 50% डीएनए की हो जाती है बेटा अनबाइंडिंग। क्या हो जाए बेटा? अनबाइंडिंग। तो कह देना द टेम्परेचर एट विच 50% डीएनए अनबाइंडिंग टेक्स प्लेस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए। सर ये जो टेम्परेचर है ये कितना होता होगा? ये होता है बच्चे 65 डिग्री सेल्सियस। सर ये तो सब ठीक है, आपने बोल दिया कि 50% अनबाइंडिंग हो गई, मतलब समझ में नहीं आया। मतलब समझने के लिए इधर देख लेंगे। देखो बेटा ये डीएनए था, ये कहने का मतलब जो 50% डीएनए है इसकी क्या हो चुकी है बच्चे? अनबाइंडिंग हो गई है। क्या हो गई है बेटा? अनबाइंडिंग हो गई है। और 50% में अभी भी नहीं हुई है। ये कौन सा टेम्परेचर है जिस पर हमारा डीएनए 50% की अनबाइंडिंग हो जाती है? दैट इज 65 डिग्री सेल्सियस। दैट इज 65 डिग्री सेल्सियस। तो ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू टोटल बेस पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना? क्वेश्चन रीड करो। इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, होश में रहना बेटा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यहां पर दे रखा है 200 बेस पेयर। आप 2000 कर लो। कितना कर लो बेटा? 2000 बेस पेयर गिवन है। कितने बेस पेयर गिवन है? 2000 बेस पेयर। किसमें? डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और यहाँ पर कितने बेस पेयर हैं? 2000। कितने हैं बेटा? 2000 मान लो इनको। तो बेस पेयर का क्या मतलब है? ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों को मिलाकर मैंने एक बेस पेयर काउंट किया है बेटा, और इसको एक बेस पेयर, मतलब ये दोनों कितने हो गए? 2 बेस पेयर। एक ये बेस पेयर, एक ये बेस पेयर, ऐसे दे रखे हैं। कितने हमें? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 2000 बेस पेयर। फाइंड आउट नंबर ऑफ फॉलोइंग। अब हमें ये काउंट करने हैं या फिर इनके जवाब देने हैं। 7-8 क्वेश्चन है, इनके जवाब दो। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको बोल रखा है 2000 बेस पेयर। आपसे पूछा क्या है कि आप बताओ नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे? तो नाइट्रोजनस बेस मैंने क्या बोला? इन दोनों को मिलाकर बोला है एक बेस पेयर। अब ये तो एक न्यूक्लियोटाइड बताया था ना बच्चे, और एक न्यूक्लियोटाइड में क्या था? नाइट्रोजनस बेस, सुगर और फॉस्फेट। कहने का मतलब एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, मतलब एक बेस पेयर में कितने नाइट्रोजनस बेस? 2। अरे नहीं आया। इसको और इसको मिलाकर मैंने बोला है एक बेस पेयर, और एक नाइट्रोजन बेस इसमें होगा, एक इसमें होगा, मतलब एक बेस पेयर में कितने नाइट्रोजनस बेस हो गए? 2। तो टोटल बेस पेयर कितने गिवन है? 2000। तो नाइट्रोजनस बेस कितने हो जाएंगे? 4000। बोलो यहां तक कोई डाउट हो? नहीं होना चाहिए। फिर यहां पर है प्यूरीन। क्या है बेटा? प्यूरीन। प्यूरीन हमें पता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बेटा, जितने प्यूरीन होते हैं उतने ही क्या होंगे? प्रिमिडीन। क्या होंगे बेटा? प्रिमिडीन। ठीक है ना? क्योंकि ये कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर हमें पता लग जाए इधर एडेनिन है तो दूसरी साइड में थाइमिन ही होगा, अगर एनी हाउ हमें पता लग जाए इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन ही होगा विद ट्रिपल बॉन्ड। बोलो ठीक है ना? तो आप बताओ टोटल नाइट्रोजनस बेस, टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 4000। तो प्यूरीन और पिरिमिडीन बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। 2000 हमारे पास प्यूरीन हो जाएंगे और 2000 क्या हो जाएंगे? पिरिमिडीन। बोलो ठीक है ना? न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? मैंने क्या बोला? इन दोनों को मिलाकर क्या बोला है बेटा? बेस पेयर। और एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड? 2 न्यूक्लियोटाइड। तो टोटल बेस पेयर कितने हैं? 2000 बेस पेयर। तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 4000। कितने हो जाएंगे बेटा? 4000। सर फॉस्फेट, अरे याद करो, एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फोरस, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड, तो एक फॉस्फोरस यहाँ होगा, एक फॉस्फोरस यहाँ होगा। तो टोटल जो फॉस्फेट हैं वो भी कितने हो जाएंगे बेटा?
4000। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी राइबोज शुगर होंगी? मैंने क्या बोला, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड, तो राइबोज शुगर कितनी होंगी बेटा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइबोज शुगर होगी 0, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और डीएनए में तो राइबोज शुगर होती ही नहीं है। डीएनए में क्या होता है बेटा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। बोलो ठीक है ना। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बोला ये बेटा आपका हो गया फास्फोरस, ये हो गई बेटा शुगर, और ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस। तो याद करो, मैंने बोला कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच बना था? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेटा शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में था। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि एक न्यूक्लियोटाइड में एटलीस्ट हर न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होगा ही होगा। हाँ बेटा हाँ, और यहाँ पर टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 4000। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कितने होंगे? 4000। ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ डीएनए निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है टोटल बेस पेयर। टोटल बेस पेयर बच्चे कितने दे रखे हैं? 2000 बेस पेयर हैं। कितने बेटा? 2000 बेस पेयर मल्टीप्लाई वाई करते हैं हम 3.4 एंगस्ट्रॉम से। सर ये 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या है? याद करो जब मैंने डीएनए बढ़ाया था, इन दोनों दो न्यूक्लियोटाइड या फिर दो बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या थी बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा आपके पास 6800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना बेटा। एंगस्ट्रॉम में जब इनको निकालोगे तो आ जाएगा 6800 एंगस्ट्रॉम। बोलो ठीक है ना। संभाल लोगे इसको, आसान सा क्वेश्चन था, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा डाटा है, आपको एज इट इज याद रखना है। आपको एज इट इज याद रखना है। बेस पेयर इन सम ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने बेस पेयर होते हैं हम वो देखने वाले हैं। ये यहाँ पर आपके सामने ऑर्गेनिज्म का नाम लिखे हुए हैं और ये नंबर लिखे हुए हैं। ध्यान रखना ये सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म है जो डाटा एनसीईआरटी में दे रखा है। हम आउट ऑफ एनसीईआरटी बात नहीं करते नीट के लिए। बोलो ठीक है ना। तो यहाँ पर भी नीट में बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, मैचिंग मैचिंग में हो सकते हैं, आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो कैसे भी फ्रेम हो सकता है, बस आपको डाटा पता होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म का नाम है 5174 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जानते हो ना? बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा? द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। सर आप ये कहना चाह रहे हो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो एक टाइप का वायरस होता है? यस बेटा, जिसमें रहता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। आप बताओ जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसमें मैं बेस पेयर की बात करूंगा? नहीं कर सकता, क्योंकि याद करो बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था तभी ना मैं बेस पेयर की बात कर रहा था। मैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कभी भी बेस पेयर की बात नहीं करूंगा। सर सिंगल स्टैंडर्ड है तो इसमें हम क्या काउंट करेंगे? ओनली एंड ओनली न्यूक्लियोटाइड। क्या काउंट करेंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर 5174 बैक्टीरियोफेज में आपके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। लैम्डा बैक्टीरियोफेज ये भी एक टाइप का वायरस है जिसमें होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होगा बेटा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब आप बताओ डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आप न्यूक्लियोटाइड को काउंट कर सकते हो या फिर बेस पेयर को भी काउंट कर सकते हो, तो हम बेस पेयर लगा देंगे। बिल्कुल ये डाटा फिक्स है बेटा। यहाँ पर लिखा हुआ है 48,502 बेस पेयर किसके अंदर पाए जाते हैं? लैम्डा बैक्टीरियोफेज। ई कोलाई में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और इसमें बेस पेयर होते हैं 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। ह्यूमन में इंपॉर्टेंट बात, अगर वो कह दे कि ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल है, कैसी बेटा? डिप्लॉयड सेल। अगर ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल है तो इसके अंदर बेस पेयर कितने होंगे? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होंगे। और ह्यूमन की अगर वो हैप्लॉयड सेल की बात करे तब यहाँ पर बेटा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होंगे। बोलो ठीक है ना। तो ये कुछ डाटा था, एज इट इज आपको याद रखना है। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ो। फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल और ह्यूमन बोल सकता है, डिप्लॉयड सेल और ह्यूमन बोल सकता है। तो हमने ये फॉर्मूला पहले से ही पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है बेटा? लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है। सर टोटल बेस पेयर बता दो। अरे भैया टोटल बेस पेयर अलग से क्या बता दो, अभी आपको बताया कि डिप्लॉयड सेल बोला है, सिंपल सा उठा लो 6.6 इंटू 10 पावर 9, 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर हो गए, और यहाँ पर 3.4 एंगस्ट्रॉम लिखा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा रखा है कि आपको जवाब देना है बेटा मीटर के अंदर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻10। जब आप इसको सॉल्व करते हो आंसर आ जाएगा लगभग 2.24 मीटर। बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेंगे सभी लोग, ठीक है ना। और आपको वैसे भी पता था कि जो ह्यूमन का डीएनए है उसकी लेंथ रहती है बेटा 2.24 मीटर, इतना लंबा डीएनए होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन और दिया है, लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 mm। लेंथ ऑफ डीएनए इस बार हमें दे रखी है, कितना दिया बेटा? 1.36 mm। mm है तो मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -3 लगा लूं, कोई मसला तो नहीं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन दिस डीएनए। हमसे पूछा क्या है? टोटल बेस पेयर पूछा है भैया। क्या पूछा बेटा? बेस पेयर, और 3.4 एंगस्ट्रॉम है ना बेटा। इसको मैं मीटर में सॉल्व करने के लिए 10⁻⁻10 लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा बेस पेयर यहां पर आपके पास निकल के आ जाएंगे लगभग 4, कितना आ जाएंगे बेटा? 4 इंटू 10⁻6, ठीक है ना बेटा, 4 इंटू 10⁻6। ये आपका आंसर हो गया, एज इट इज याद रख सकते हो आप लोग, बोलो ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलें आगे। तो ये दो क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के हैं, आपको एज इट इज याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डीएनए। क्या है बच्चे? डीएनए। देखो यहां से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। डीएनए हमारे पास दो तरह का होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा? डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो किस में पाया जाएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के एग्जांपल की मैं बात करूंगा बेटा, तो 5 174 बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। साथ ही बेटा क्या होता है, हाँ तो इसमें ज्यादा एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है। जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो 5 174, और जो डबल स्टैंडर्ड होता है वो फर्दर हमारे पास दो टाइप का होता है। डबल स्टैंडर्ड तो है, ये हमारे पास लीनियर हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? लीनियर डीएनए हो सकता है। ये हमारे पास सर्कुलर हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? सर्कुलर हो सकता है। लीनियर अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, किसके अंदर है बेटा? हम जानते हैं बेटा ये देखने को मिलेगा हमें यूकैरियोट्स। इसमें बेटा यूकैरियोट्स, या मैं कह दूं यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, मैं कह सकता हूं। जो मैं रिपीट कर देता हूं, वॉइस चलेगी। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 5 174 में पाया जाता है, और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो बेटा लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो लीनियर डीएनए है वो हमारा जो मेन जेनेटिक मटेरियल रहता है, मतलब न्यूक्लियर डीएनए लीनियर होता है, और जो सर्कुलर है ये सर किस में पाया जाता है? ये मे बी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, मे बी प्रेजेंट इन यूकैरियोट। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल बताइए। इधर देखो बच्चे, प्रोकैरियोट में आप जानते हो
स्टैंडर्ड भी था और डबल स्टैंडर्ड भी है। बोलो ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास